जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, 55 देशों में जहां यज्ञ होती थी, मठ मंदिर थे, वेद पुराण थे, हमारे गुरुदेव के जैसे गुरुदेव थे, गौशालाएं थी, 55 देशों को खत्म होने में, मठ मंदिर खत्म होने में, गौशाला खत्म होने में, वेद पुराण खत्म होने में मात्र 100 साल लगा था। पर्सिया 100 साल में ईरान बन गया, तक्षशिला 100 साल में रावलपिंडी बन गई, गंधार 100 साल में कंधार बन गया, कैकेय राजा भरत का ननिहाल जहां से रानी कैकेयी आई थी 100 साल में पेशावर बन गया। मैं 55 देशों का नाम बस बता सकता हूं जहां 100 साल के अंदर सनातन का नामो निशान मिट गया। कोई सनातन का नाम लेने वाला नहीं बचा, कोई जय श्री राम बोलने वाला नहीं बचा, कोई वेद पुराण पढ़ने वाला नहीं बचा। चलिए भारत की छोड़ देते हैं। पिछले 75 साल के अंदर 9 राज्यों में सनातन का नामो निशान मिट चुका है। कश्मीर में 2%, मिजोरम में 2%, मेघालय में 2%, नागालैंड में 8%। राज्यवार चलिए तो 9 राज्यों में न गौशाला बची, न मठ मंदिर बचा, न वेद पुराण बचे, न उनकी पूजा पाठ करने वाले बचे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए, 750 जिलों में से 200 जिले, मैं जिले गिनवाता हूं। 14 जिले बंगाल के गए, 9 जिले असम के गए, 6 जिले आपके बिहार के गए, 4 जिला आपका झारखंड का गया, 18 जिला आपका उत्तर प्रदेश का गया, 2 जिला आपका हरियाणा नूह मेवात गया, 3 जिला आपका पंजाब गया, मलेरकोटला वाला एरिया गया, 6 जिले आपके राजस्थान के गए, 6 जिले आपके गुजरात के गए, 6 जिले महाराष्ट्र के गए, 2 जिले आपके क्या बोलते गोवा के गए, 3 जिले आपके केरल के गए। डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए तो 750 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके। बात आती है सनातन की चुनौतियों में। एक बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या विस्फोट, बहुत बड़ी चुनौती। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है पिछले 20 साल का, मैं थोड़ा राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं। बाबा ने बता ही दिया कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन भी हूं, एक्सीडेंटल इंजीनियर, एक्सीडेंटल लॉयर, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। मेरा अनुभव यह कहता है कि ये जो 5500 लोग हैं, ये या तो वोट के लिए काम करते हैं या तो नोट के लिए काम करते हैं। सारे नहीं, 10% कम कर दीजिए, 5500 में से 500 निकाल दीजिए, 5000। या वोट के लिए, या तो जोर से बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे। मैंने राजेश जी इसीलिए बोला था हमको पहले बुलवा लेना, देखो लोग सुस्त हो रहे हैं अब धीरे धीरे। या तो सत्ता के लिए या तो पैसा के लिए। जोर से बोलिए, ये कड़वी सच्चाई है। इस 5500 लोगों में से 5000 या तो सत्ता के लिए काम करते हैं या तो पैसा के लिए, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। हाईवे बनता है क्यों? क्योंकि जहां से हाईवे गुजरता है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। जोर से बोलिए जरा। अरे भाई आप लोग व्यापार करने वाले, आपको पता है, हमसे ज्यादा पता है। हम तो थ्योरेटिकल जानते हैं, आप तो प्रैक्टिकल जानते हो। हॉस्पिटल बनती है क्योंकि जहां बनती है वहां से वोट मिलता है, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20%। कुछ राज्यों में 40% भी है, 30% भी है। मैं 20% एवरेज कह रहा हूं, सब कब ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? एक बार जरा, जब 20% ठीक है, भारत माता की। स्कूल बनता है वोट और नोट के लिए, हॉस्पिटल बनता है वोट और नोट के लिए। आप ध्यान रखिए, वो बाकी जो कही जाती है वो सब कहने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकता है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन सकती है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बन सकता है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन सकता है, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन सकता है, तो ये वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बन रहा?
जिसकी कोई लागत नहीं है। अगर ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए भारत में कोई कानून, हम कानून बना दें तो कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराने वालों को 20 से 50 साल सजा देने के लिए कानून बना दे, कोई लागत आएगी? माओवादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, फांसी देने के लिए कानून बना दे, कोई लागत आएगी? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे जिससे फटाफट सच्चाई सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई लागत आएगी? घुसपैठियों को 10 से 20 साल सजा देने के लिए कानून बना दे, कोई लागत आएगी? जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बना दे, कोई लागत आएगी? तो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि कानून बनाने से न नोट का फायदा न वोट का फायदा। मेरा तो यही मानना है, जहां जहां नोट दिखता है वो काम होता है, जहां जहां वोट दिखता है वो काम होता है, लेकिन जहां न नोट का फायदा न वोट का फायदा वो काम नहीं हुआ। इसलिए अब नई संसद बन चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब हाथ उठा के निवेदन करते हैं, प्लीज घुसपैठ के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ तत्काल कठोर कानून बनाइए। यह जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं रोका जा रहा है, इसको आप समझिए। क्यों नहीं पहले रोका गया? अब तो कानून आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा इसी साल आएगा। वाह, क्या बात है, इसी साल आएगा। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का बड़ा फायदा है। अगर आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है। हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है, कितनी? पानी दुनिया का 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। सर 20% हो गई। और 20% इसलिए कह रहा हूं, मेरी PIL चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, एफिडेविट पे दिया है और सरकार ने इसको काटा नहीं है। और 20% इसलिए कह रहा हूं, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं और आज भी 15 से 20% लोगों के पास आधार नहीं है। छोटे बच्चों का आधार बाद में बनता है, जब 10 साल 12 साल का बन जाता है। तो 130 करोड़ आधार वाले और 15% बिना आधार वाले, होगा ना 150 करोड़। और आधार जिंदा लोगों का बनता है, सीधी सी बात है। जनसंख्या विस्फोट होता है तो गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है तो गरीबी को खत्म करने के लिए योजनाएं बढ़ती हैं। और जितनी योजना बनती है उसमें 20%, जोर से बोलिए जरा, जितना ज्यादा राशन बटेगा उसमें, जितना ज्यादा घर बनेगा उसमें, जितना ज्यादा मुफ्त में और चीजें बटेगी, सब में कमीशन है कि नहीं? तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। अगर आप समस्याओं के रूट काज पे जाएं, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। राजेश जी बस 5 मिनट खत्म करूंगा, 5 मिनट में। हाँ, मैं कुछ सवाल भी ले लेंगे बाद में। जल जंगल की समस्या, रूट काज, जोर से बोलिए, जनसंख्या विस्फोट। जल जंगल की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण, अपराध, भ्रष्टाचार भी, मिलावटखोरी, जनसंख्या विस्फोट। बिना केमिकल डाले गेहूं पैदा ही नहीं कर सकते। और जब गेहूं पैदा हो गया तो आपके लिए अलग गेहूं थोड़ी आएगा, आपको भी वही रसायन वाला गेहूं खाना है, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। तो बढ़ती बीमारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि कुछ शुद्ध मिल ही नहीं पा रहा है। शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी मिल नहीं रहा, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा, शुद्ध फल नहीं मिल रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है। तो जब अशुद्ध खाओगे बीमारी बढ़ेगी। तो बीमारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। कभी एम्स में, आरएमएल में जाके सुबह सुबह देख लीजिए, लाइन लगा के, जो लाइन में लगी होती है उनके, आप जरा देखिए, आप समझ में आ जाएगा कौन लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि भारत में तो साक्षरता आ गई है, तो मैं उनको 10 से 20 बच्चों वाला हजारों परिवार दिखा सकता हूं। पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने PIL फाइल किया था। भारत में अभी भी 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया है, किसी जेल में सर्वे करा लीजिए।
जितने चोर हैं, झपटमार हैं, लुटेरे हैं, चेन स्नेचिंग करने वाले, इस टाइप का काम करते हैं, वो ज्यादातर 10 से 20 बच्चे वाले हैं। तो बढ़ते अपराध का मूल कारण क्या है? तो अगर आप लोग दिल्ली में शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं डर के मारे, अपराध के कारण, तो उसका रूट काज क्या हुआ? और संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 20A पे लिखा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना केंद्र और राज्य की ड्यूटी है। संविधान में लिखा हुआ। मैं ये संविधान सांसदों को दे दे के थक गया। मैं कहता था भाई देखो, यहां देखो लगा हुआ है, हाँ संविधान दे दो, इसको बोलेंगे। बाद में हमने कहा इनको पेज खोलने में दिक्कत, तो मैं फ्लैग लगा के देता था कि भाई इतना मोटा संविधान है, कभी पढ़े तो है नहीं, कभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ लेते हैं बाकी पढ़ते तो है नहीं, तो फिर फ्लैग लगा के देता, देखो साहब यहां लिखा हुआ है एंट्री नंबर 20 पे जनसंख्या नियंत्रण। एक दो सांसदों ने बोलना शुरू किया, हमने कहा इनके पीछे घूम के टाइम खराब करने से अच्छा चला सुप्रीम कोर्ट ही चलते हैं। मैंने PIL फाइल किया, PIL एडमिट हो गई, और लकीली उस समय पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी एडमिट हो गई हमारे बाद। जैसे मेरी PIL एडमिट हुई उसके बाद पाकिस्तान में भी एडमिट हो गई, तो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर वहां भी कमेटी बन गई है। दुर्भाग्यवश हमारे यहां कमेटी अभी तक नहीं बनी, हालांकि वहां तो अलग ही खेल चलता है, लेकिन कम से कम वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन एडमिट हुई तो लाओ हम भी एडमिट कर लेते हैं। साथियों, भारत की 50% समस्याओं का रूट काज है जनसंख्या विस्फोट, और राजेश जी सनातन के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जनसंख्या विस्फोट। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, प्लीज तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। जो लोग ये कहते हैं कि अब तो कोई जनसंख्या विस्फोट कर ही नहीं रहा है, तो अच्छा है, फिर कानून किसी के ऊपर लागू ही नहीं होगा। भाई जो रेड लाइट तोड़ेगा चालान तो उसी का होगा ना, जो रेड लाइट नहीं तोड़ेगा उसका थोड़ी चालान होगा। और ये कानून लॉलीपॉप वाला कानून नहीं चलेगा, ये सोच के कि नहीं नहीं हम थोड़ा राशन दे देंगे, थोड़ा ये कर देना। आप जो आदमी जनसंख्या विस्फोट कर रहा है उसका वोटिंग का राइट छीनिए। राइट टू वोट जब तक नहीं छीना जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। और राइट टू वोट को छीनने का अधिकार यह संविधान देता है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, वोटिंग करना फंडामेंटल राइट नहीं है। वोटिंग करने में टर्म्स कंडीशन होती है, जैसे एक कंडीशन है 18 साल का होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है जेल में नहीं होना चाहिए, ऐसे एक कंडीशन और डाल दीजिए ना, खुद दो वाला हम दो हमारे दो फॉलो करे और आने वाली भी करे, खत्म बात हो गई। और ये तो कोई आज की बात नहीं है। अगर आप संविधान से पहले जाइए, मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। दो बच्चे, भगवान राम के 2, लक्ष्मण जी के 2, भरत जी के 2, शत्रुघ्न जी के 2। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के पहले तक बहुविवाह था। भगवान राम ने तय किया नहीं, एक उत्तरकांड उठा के पढ़िए, वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है उत्तरकांड में, एक पति एक पत्नी का व्रत सबसे पहले भगवान राम ने शुरू कराया था। उत्तरकांड में देखिए लिखा हुआ है। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले राजा दशरथ हैं। हालांकि राजा दशरथ के पहले भी राजा रघु ने भी लागू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत एक साथ पढ़े थे, जबकि दोनों का वर्ण अलग अलग था। भगवान राम और प्रयाग के निषाद राज बैचमेट थे, एक साथ पढ़े थे, जबकि दोनों का वर्ण अलग अलग था। पहले 4 वर्ण ही होते थे, जातिवादी तो होती नहीं थी। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं सनातन संस्कृति बचे, तो हमें समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। बच्चा मंत्री का हो या संतरी का हो, क्लर्क का हो या कलेक्टर का हो, मजदूर का हो या मालिक हो, किताब एक होनी चाहिए। और मैंने तरीका बताया, प्राइमरी में वेद पुराण गीता रामायण सबको पढ़ाइए, तभी जाके सनातन संस्कृति रुकेगी।
सनातन संस्कृति को बचाना है, जाति छोड़िए, गोत्र शुरू करिए। सनातन संस्कृति को बचाना है, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो, कोई भेदभाव नहीं, सब भारतीय हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक हमें भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन सिविल कोड बनाना पड़ेगा। ये 40 जो घटिया कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, ये सारे मकड़जालों को फेंकना पड़ेगा। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके आप उसी में चैप्टर कर दीजिए, सारे अपराधों को मिला दीजिए, चैप्टर वाइज कर दीजिए। घूसखोरी चैप्टर 1, जमाखोरी चैप्टर 2, मिलावटखोरी चैप्टर 3 करते चले जाइए, जैसे अमेरिका ने किया हुआ है। 123 चैप्टर का बढ़िया एक इंटीग्रेटेड फेडरल पिनल कोड बना दिया, देखिए वहां अपराध कम है। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब यह हुआ, मैं आज कंप्लेन दूं, यहां पे एक बांग्लादेशी आया है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, यहां कोई घुसपैठिया रहता है। और जुडिशियल चार्टर का मतलब 1 साल के अंदर कोर्ट से फैसला हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जब तक पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, यहां पे घुसपैठियों को पकड़ना पहले तो मुश्किल, और पकड़ भी लिए तो निकालना उससे भी मुश्किल। कोर्ट बैठी रहेंगी। अगर सनातन संस्कृति को बचाना है, हमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी तत्काल होता चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जब तक जुताई, गुड़ाई, निराई नहीं होगी, तब तक जाति के आधार पर बांटने वाले, भाषा के आधार पर बांटने वाले, क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले भारत छोड़ के भागेंगे नहीं। जब तक ये भागेंगे नहीं, तब तक सनातन संस्कृति के लिए खतरा बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की। एक बार सब खड़े होकर तालियां बजाएंगे अश्विनी उपाध्याय जी के लिए।